मैं काफी देर से करवट बदल रही थी। नींद आंखों से ओझल थी। अंधेरे में भी घड़ी की सुई सुबह के 4 बजाते हुए प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी। हर ओर स्तंभता छाई हुई थी। एक नजर अश्विनी की ओर देखा। वे गहरी नींद में थे। पूरे दिन दौड़ धूप वही करते रहते हैं। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते वे लोग, किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं है। मृत्युशैया पर लेटी माँ व भाभी का रुगड़ चेहरा बार बार आंखों के आगे घूम जाता है। क्या मनोस्थिति होगी बाबूजी व भैया की आज की रात। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद दोनों की ही स्थिति को चिंताजनक बताया था। माँ परिवार की मेरुदंड है और अंजू भाभी गृहलक्ष्मी। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो परिवार बिखर जाएगा। किस प्रकार जोड़ लिया था उन्होंने भाभी को अपने साथ। घर का कोई काम, कोई सलाह उनके बिना अधूरी थी। मैं ही उन्हें अपना ना पाई। एक पल के लिए भी अंजू की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मैं। उसे प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल से भी मुझे नफरत थी। उसी कारण माँ को भी तिरस्कृत करती रहती। जाने क्यों मुझे लगता उसके कारण मेरे परिवार की खुशियाँ छिन गई। भैया का जीवन नीरस हो गया। क्या माँ का जी नहीं चाहता होगा कि उनका घर आंगन भी पोते पोतियों की किलकारियों से गुजे। आज के इस भौतिकवादी युग में रूप, गुण और शिक्षा से संपन्न स्त्री को भी कई बार यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मेरे परिवार के सदस्यों ने तो उस अपाहिज को स्वीकारा था। उसकी कई बार सेवा शुश्रूषा भी की थी। शारीरिक व मानसिक संबल प्रदान किया था। भाभी के प्रति माँ को असीम स्नेह लुटाता देख मैं ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी थी। ससुराल में अपना स्थान बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था मुझे। इस अपाहिज नारी के कारण भी कुछ कम अपेक्षा तो नहीं सहे थे। मेरे माता पिता दहेज के लोभी बन गए थे। कैसे समझाती इस समाज को कि उन्होंने ये सब मानवता के वशीभूत होकर किया था, और मैं क्या एक पल को भी भाभी के किसी गुण से खुश हो पाई थी। मेरी दृष्टि में भाभी का जो काल्पनिक रूप था उससे तो वे अंश मात्र भी मेल न खाती थी। कुड़कर मैंने माँ से कहा भी था, ये तो ग्रहण है तुम्हारे बेटे के जीवन पर और तुम्हारे परिवार पर एक अभिशाप। माँ स्तंभ रह जाती थी मेरे शब्दों पर। उन्हें कभी कोई शिकायत ही नहीं थी उनसे। सुबह के 5 बजे थे। फोन की घंटी बज रही थी। कहीं कोई अप्रिय समाचार ना हो। धड़कते दिल से फोन का चोंगा उठाया। बाबूजी थे। रीना बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक है, पर अंजू अभी खतरे से बाहर नहीं है। उनके स्वर का कंपन स्पष्ट था। मैं खुद को कोस रही थी। क्यों बाबूजी व अश्विनी के कहने पर घर आ गई थी। बाबूजी व भैया के पास बैठना चाहिए था मुझे। नितांत अकेले थे वो दोनों, पर मुझसे सहानुभूति की अपेक्षा वे रखते भी न होंगे। उन्हें क्या मालूम, हर समय अंजू को तिरस्कृत करने वाली रीना आज पश्चाताप की अग्नि में इस तरह जल रही है। पहले भी तो वो कई बार अस्पताल आई थी, किंतु तब मेरे मन के किसी कोने से अस्फुट सी यही आवाज उठती थी कि भाभी इस दुनिया से चली जाएं और मेरे भैया का जीवन बंधनों से मुक्त हो जाए। एक पल को ना समझ पाई थी कि भैया का जीवन भाभी के बिना अधूरा है। माँ ने एक बार समझाया था कि एक बार वो इस घर की बहू बनी है तो अब वो मेरी बेटी भी बन गई है। उसकी देखभाल करना हमारा नैतिक ही नहीं मौलिक दायित्व भी है। और उनके मायके वालों का क्या कर्तव्य है। धोखे से अपनी बीमार बेटी दूसरे के पल्ले बांधकर खुद चैन की नींद सोए। कहने को तो करोड़ों का व्यापार है। टिकटें भेजते रहते हैं अपनी बेटी व दामाद को। अमेरिका घुमाने के निमंत्रण भेजते रहते हैं, पर बीमार बेटी की सेवा नहीं की जाती उनसे। मैं गुस्से से कांप जाती थी। रीना वह खुद मायके नहीं जाना चाहती थी। जानती है, कल मेरे गले में हाथ डालकर बोली थी, माँ, मेरी माँ व पिताजी से बढ़कर प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। मेरा जी आप लोगों को छोड़ने को नहीं चाहता। बस तुमसे तो कोई मीठा बोले तो पिघल जाती हो। बड़ी मुश्किल से अश्विनी मुझे चुप करवाते। दिखावे के संबंध मुझे हमेशा विचलित करते रहते हैं। माँ के पास जाकर भी अंजू को अपना ना पाती थी मैं।
कितना प्रतिरोध किया था भैया के ब्याह पर मैंने। उनके जैसे सौम्य सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी के लिए रिश्तों की क्या कमी थी। उन्होंने एमबीए किया था, बाबूजी का लाखों का व्यापार था, भैया दाहिने हाथ के समान उनकी मदद करते थे। मैं मचल कर बाबूजी से कहती, भैया के लिए सुंदर सी भाभी ला दीजिए ना, पहले तुझे इस घर से निकालेंगे तब बहू आएगी यहाँ। पर मैं एक सखी के समान भाभी के साथ रहना चाहती थी। हम उम्र ननद भाभी सखियों के समान ही तो होती हैं, पर मेरी किसी ने भी ना सुनी थी। उनका तर्क था, हम तुझे इसी शहर में ब्याहेंगे, जब जी चाहे आ जाना, और धूमधाम से ब्याह दी गई थी मैं। आदर्श पति के समान अश्विनी रोज मुझे माँ से मिलवा लाते थे, पूरा दिन माँ से बतियाती, मेरी पसंद के पकवान बनते, माँ बताती रहती थी भैया के रिश्तों के बारे में। बाबूजी भी पास बैठे रहते। भैया का स्वभाव कितना मृदु था, उनकी आवाज की पारदर्शी सरलता से उनका आकर्षक व्यक्तित्व परिलक्षित होता था। मुझे नाज था अपने भाई पर, मेरी कितनी सहेलियां उन पर फिदा थी, पर वे तो आदर्श पुत्र थे अपने माता पिता के। एक दिन माँ ने बताया था, तेरी देविका मौसी का पत्र आया है अमेरिका से, वे अपनी देवरानी की बेटी का रिश्ता करना चाहती हैं विपिन के साथ। ये वही देविका मौसी थी जिन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उन्हें किसी ने सहारा न दिया था। अभागिन कहकर लोग धुतकार देते थे। मेरे नाना ने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उच्च कुल में ब्याह दिया था। माँ तो यहाँ तक कहती थी कि दहेज भी उन्होंने मौसी को माँ से बढ़कर ही दिया था। पुराने जमाने में रिश्ते निभाना लोग भली प्रकार जानते थे, शायद वे हमेशा नाना जी के एहसानों से दबी रहती थी। यकादका अमेरिका से आकर ढेर सारे उपहारों से हमारा घर भर देती थी। हम भाई बहन को बहुत प्यार करती, वे दोनों सगी बहनों से बढ़कर थी। लड़की स्वभाव से सुशील है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात एमबीए है। खुशी के अतिरिक्त में माँ बही चली जा रही थी। तुम्हें कैसे मालूम कि वो रूपवती है? माँ फोटो निकाल लाई थी, ऐसा लगा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। पर न जाने क्यों मेरा शंकालु हृदय इस रिश्ते को अनुमति नहीं दे रहा था। माँ विदेश में पली बड़ी लड़की क्या यहाँ पर तारतम्य में बिठा पाएगी? वहाँ के रहन सहन और यहाँ के तौर तरीकों में बहुत अंतर है। तू नहीं जानती देविका का स्वभाव मेरे ही साथ पली बड़ी है, उसके और मेरे संस्कारों में कोई अंतर थोड़े ही है। क्या उसे नहीं मालूम कि मैं विपिन के लिए कैसी लड़की पसंद करूंगी? मैं देख रही थी भैया की भी मूक अनुमति थी इस संबंध में। बाबूजी का हस्तक्षेप सदा ही नकारात्मक रहा है ऐसे मामलों में। संबंध को स्वीकृति दे दी गई। ब्याह की तारीख 2 माह बाद दी गई थी। माँ बाबूजी का विश्वास देखते ही बनता था। मेरे जाने से जो सुनापन वहाँ आ गया था उसे अंजू भाभी पाड़ देंगी, ऐसा उनका अटूट विश्वास था। बार बार कहते, जाओ बाजार से खरीदारी करके आओ। रोज मैं माँ के साथ खरीदारी करती। उसके काल्पनिक गोरे रंग पर क्या खपेगा ये सोचकर कपड़ा लिया जाता। इस घर में धन दौलत मोटर बंगला नौकर चाकर किसी की भी कमी नहीं थी। हीरे मोती के सेट लिए गए थे। समधियों के रहने का इंतजाम एक होटल में किया गया था। हर तरह की सुख सुविधाएं उनके लिए मुहैया थी। मुझे भी कीमती साड़ी व जड़ाऊ सेट बाबूजी ने दिलवाया था। अश्विनी मना करते रह गए थे। माँ का तर्क था कि इकलौते भाई की शादी में ये सब लेने का हक था मुझे। एक एक दिन युग के समान गुजर रहा था। कब वो दिन आए और मैं भाभी से मिलूं। आकांक्षाएं आसमान छू रही थी। माँ का उत्साह इकलौती बहू के प्रति देखते ही बनता था। बार बार कहती, जोड़ी सुंदर तो लगेगी ना। हम मुस्कुराकर अपनी सहमति दे देते थे। विवाह का समय जो जो नजदीक आता, माँ बाबूजी की बेचैनी बढ़ती जाती थी। सब काम अलग अलग लोगों में बटा था। किसी प्रकार की कमी वो सह नहीं पा रहे थे। भैया सदैव से अल्पभाषी रहे हैं, पर उनकी उत्सुकता माँ से छिपी न थी। आज भाभी और उनके पिताजी जो आ रहे थे, बार बार आंखों के सामने एक खूबसूरत चेहरा, छरछरा बदन व लंबे कद की रूप सी खड़ी हो जाती।
हम सब हवाई अड्डे पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर अश्विनी ने छेड़ा, माँ अपनी बहू को कैसे पहचानोगी? देविका के साथ जो सबसे सुंदर लड़की होगी वही मेरी बहू है। माँ का अटूट विश्वास देखते ही बनता था। उद्देशिका ने सूचित किया, अमेरिका से आने वाला वायुयान आ गया है। उत्सुक निगाहें हर आगंतुक में भाभी को ढूंढ रही थी। सहसा माँ को किसी ने अंक में भर लिया था। देविका मौसी थी, हमारी बहू कहाँ है? और मेरी भाभी? मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने एक 5 फुट की लड़की को आगे करके कहा, यही तो है तुम्हारी बहू। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ वो फोटो वाली रूप सी और कहाँ ये कुम्हलाया सा चेहरा। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही या मैं ही कोई बुरा सपना देख रही हूँ। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, शायद कभी पक्षघात का शिकार हुई थी। कदकाठी का पूर्ण विकास हुआ लगता ही ना था। बाबूजी संज्ञा शून्य से परिस्थिति का विवेचन कर रहे थे और भैया अपना गंभीर ओढ़े कभी अंजू को निहार रहे थे, कभी हम सबको। अपनी जीवन संगनी को इस रूप में देखकर उनकी आकांक्षाओं पर बुरी तरह तुषारपात हुआ था। माँ गश खाकर गिर पड़ी थी। किसी प्रकार उन्हें उठाया। ऋण सी काया व संतप्त मन लिए वे कांपती रही थी। कितने अनदेखे दंश खाए होंगे उन्होंने, ये मैं भली प्रकार महसूस कर पा रही थी। शक्ति की स्रोत माँ बुरी प्रकार से टूट चुकी थी, पर ऊपरी तौर पर सभी सामान्य थे। किसी ने एक शब्द भी ना कहा था। मेरा हृदय चीत्कार करके देविका मौसी को बुरा भला कहने को चाह रहा था। खूब बदला लिया था उन्होंने हम सबसे अपने पर किए गए एहसानों का। जाने कब का बदला लिया था उन्होंने भैया से, किंतु माता पिता की शिक्षा के कारण कुछ भी तो अनगल ना कहा गया था। फोटो वाली सुंदर सलोनी अंजू की तुलना इस अपाहिज से करके मन दुखी सा हो गया था। भविष्य की सुंदर सुनहरी हरितिमा की कल्पना यथार्थ की धरती पर मरुभूमि की सफेदी में परिवर्तित हो गई थी। सारे बिंब प्रतिबिंब टूट पड़े थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सामने पड़े वैभव को किसी ने कालिमा से पोत दिया हो। समधियों को उनके रहने के स्थान पर छोड़ा गया। उनकी आवभगत के लिए कुछ लोग तैनात थे। एक बात कुछ विचित्र सी लगी थी, देविका मौसी सामान्य ही थी। उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया हो। घर आकर हर परिचित रिश्तेदार की जबान पर एक ही प्रश्न था, बहू कैसी है, क्या बताते? मृत्यु के बाद का सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा लगता हम सबके शरीर का रक्त किसी ने चूस लिया हो। रात्रि भोज तक हम सब सामान्य थे या सामान्य होने का प्रयत्न कर रहे थे। अभी विवाह में 3 दिन का समय बाकी था। रह रहकर माँ व बाबूजी पर क्रोध आ रहा था। इस नवीन विचारधारा के युग में महज फोटो देखकर ब्याह निश्चित करना कितनी बड़ी भूल थी। कुंठा कहीं दिल में कैद थी और जबान को मानो ताला लग गया था। किससे कहें, क्या कहें? भोली भाली माँ छल प्रश्नाओं के छज्जों को कदापि नहीं पहचान पाई थी, तभी तो हाँ कर बैठी थी। मेहमानों की खुसुर फुसुर सुनकर लग रहा था उन्हें अंजू के बारे में पता लग चुका था। अभी रात के 10 बजे थे। सहसा देविका मौसी घर आई थी, बोली, दीदी तुम सबसे अंजू मिलना चाहती है। उसकी जिद है कि जब तक विपिन से बात नहीं करेगी ये विवाह संपन्न ना होगा। इस पल तक हर दिल में व्याप समुद्री शोर थमसा गया। एक लम्हे के लिए मानो सन्नाटा छाया सा लगने लगा था वहां। मुझे कुछ आशा की किरण दमकती लगी। गाड़ी निकालकर मैं, माँ व भैया अंजू के पास गए थे। बाबूजी अपने उच्च रक्तचाप के कारण जा नहीं पाए थे। कमरे में अंजू व देविका मौसी ही थी। उसने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने भी आशीर्वाद दिया था। अंजू ने ही मौन तोड़ा था। माँ, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर पाएंगी? माँ इस प्रश्न के लिए तैयार न थी। वे भैया की ओर उन्मुख होकर देखने लगी। कोई भी फैसला किसी भी प्रकार के दबाव में आकर मत कीजिएगा। इसमें देविका चाची का भी कोई दोष नहीं है। लगभग 3 साल पहले मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बुरी तरह जख्मी हो गई थी मैं। डॉक्टरों ने प्रयत्न करके मुझे तो बचा लिया, पर आज भी मुझे कई दिनों के अंतराल पर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। उसके 1-2 दिन बाद तक मेरे हाथ यूं टेढ़े हो जाते हैं। सामान्य होने में कुछ वक्त लगता है माँ जी। मैं आपके घर की खुशियां बर्बाद करना नहीं चाहती। देविका चाची भी इस दुर्घटना के बारे में अनभिज्ञ थी। मैं पूर्ण रूप से एक आदर्श बहू बनने का प्रयत्न करूंगी।
विपिन जी, आपका निर्णय ही मेरा अंतिम निर्णय होगा, स्पष्ट रूप से उसने बात समझाई थी। मैंने सोचा भैया का उत्तर अवश्य ही नकारात्मक होगा। उन्होंने तो एक पल भी हामी भरने में देर न की थी। माँ को भी यह संबंध शायद स्वीकार था। कहीं कोरी वचनबद्धता के तहत तो भैया व माँ ने हामी नहीं भरी थी, या दहेज के लालच में आकर माँ अपने बेटे का जीवन बलिदान कर रही थी। मैंने भैया से पूछा भी था, एक अपाहिज के साथ जीवन बिता सकेंगे आप? माँ से भी कहा था, धन दौलत तो हाथों का मैल है माँ, अपने बेटे को यूं बेचो मत, भैया का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। अब क्या तुम्हारे दिन है सेवा टहल करने के, थक जाओगी तुम। अपने भाई की खुशियों को आग में जलता देख भला किस बहन का दिल रुदन करने को ना चाहेगा। भैया ने अपना स्नेहिल हाथ मेरे सिर पर रखकर कहा था, रीना, अगर अंजू विवाह के बाद यूं दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो क्या हम उसे स्वीकार न करते? तब की बात और थी भैया। अच्छा एक बात बता, अगर हमारी कोई बहन अपाहिज होती तो क्या हम उसका घर बसाने का प्रयत्न न करते? अवश्य करते, पर छल से नहीं। तो इस पूरे घटनाग्रस्त में अंजू तो दोषी नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी तरफ से किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम सब चुप रह गए थे। सीधा सरल व्यक्तित्व के लिए भैया भविष्य की दुश्चिंताओं से अनभिज्ञ से थे। मेरे प्रतिकार, विरोध, प्रतिवाद सब व्यर्थ हो गए थे। मैं मूकदर्शिका सी बनी अपने परिवार की खुशियां अग्नि के हवाले होते देख रही थी। जी चाहे इस विवाह में सम्मिलित ही न हो, कहीं भाग जाऊं, पर सामाजिक बंधनों में जकड़े मनुष्य को मर्यादा के अंश सहेजने ही पड़ते हैं। भैया का विवाह संपन्न हो गया। विवाहोपरांत दिए जाने वाले प्रतिभोज के अवसर पर मेहमानों की अगवानी व स्वागत सत्कार के लिए भैया के साथ खड़ी भाभी मेहमानों की भीड़ में गश खाकर गिर पड़ी थी। मेहमानों के समक्ष बहाना बनाना पड़ा था, थकावट के कारण ऐसा हुआ है। एक टीस सी उभरी दिल में, अगर तब भाभी मृत्यु की गोद में समा गई होती तो मेरे भैया का जीवन यूं बर्बाद न होता। माँ व बाबूजी ने पूरे स्नेह व सम्मान दिया था बहू को। फूल की कोपल के समान उसकी रक्षा की जाती थी। माँ किसी भी सभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती थी। कपूत की तरह अपने डैनों से ढक कर वे भाभी की रक्षा कर रही थी। सभी के होठ सी गए थे। मानवता की मूर्ति बनी थी वे। अगर भाभी सामान्य होती तो माँ पर अवश्य गर्व करती, पर एक बीमार स्त्री को अपने बेटे के साथ पड़े सूत्र में बांध कर उन्होंने उसके प्रति जो अन्याय किया था उसे मैं भूल नहीं पा रही थी। दहेज में रंगीन टीवी, वीसीआर और एयर कंडीशनर से लेकर हीरे, मणिक, मोती सभी कुछ तो थे, पर इन चीजों की यहाँ कोई कमी न थी। घर आकर मैं फूट फूट कर इतना रोई कि शायद दीवारें भी पसीज गई होंगी। अश्विनी ने बहुत प्यार से समझाया था, वैवाहिक संबंध संयोगवश बनते हैं। तुम्हारे भैया की शादी जिससे होनी थी सो हो गई। इस संबंध में व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ है? और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव इतना मृदु हो कि तुम सबको वो स्नेह पाश में बांध ले। मैं चुप हो गई। तभी सास ननद आधम की थी। सास बोली, हाँ भाई, अब तो एसी दहेज में मिलने लगे हैं। हमारे बेटे को तो कूलर भी नहीं मिला था। अब बहू टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्या हुआ? जी चाहा प्रत्युत्तर में उनका मुंह नोच लूं। तुम्हारे हृदय में मानवता हो तो जानो मोल मानवता का। पर अश्विनी ने इशारे से चुप करवा दिया था। 3-4 दिन बाद माँ को फोन किया। सोचा अकेली होंगी, कुछ तो मन हल्का कर लेगी मेरे साथ। भैया भाभी तो हनीमून पर गए थे। फोन अंजू ने उठाया। हेलो रीना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई अपने घर? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, वहाँ जाकर माँ से फोन पर बात की तो मालूम पड़ा बाबूजी बीमार हैं, इसीलिए वापस आ गए। उसके स्वर में मिश्री घुली थी। मैंने सोचा तुम्हारे जैसी बीमार स्त्री कश्मीर की वादियों में भैया का क्या मन मोह पाई होगी। तभी मैं बाबूजी से मिलने चल पड़ी थी। अंजू उनके सिरहाने बैठी थी। माँ को जबरदस्ती सुला दिया था। उसने बोली, परेशान हो जाती है माँ बाबूजी को देखकर। मैं तो यूं ही यहाँ। और वो एक ट्रे में बाबूजी के लिए जूस व मेरे लिए चाय लेकर आ गई थी। दिनों को भेजकर समोसे भी मंगवाए थे उसने। बोली, खाओ ना, तुम्हें बहुत पसंद है ना ये। उसके बाद वो हर 1 घंटे बाद बाबूजी का बुखार देखती रही। अच्छा तो बहुत लगा ये सब, पर फिर सोचा कहीं ये आडंबर तो नहीं, अपना दोष छिपाने के लिए नाटक कर रही हो। पर आत्ममंथन करने पर मैं ही ग्लानि से भर गई थी।
बेटी होने का मैंने कौन सा कर्तव्य निभाया। शाम को उसने अश्वनी को भी फोन कर बुला लिया। जबरदस्ती हमें रोक लिया था उसने। पूरी मेज मेरी पसंद के भोजन से सजी थी, पर मेरे मुंह से प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। भैया भी हाथों हाथ ले रहे थे, सभी सामान्य थे। वापस अपने घर आई तो यहाँ भी जी नहीं लग रहा था। तभी भैया माँ को लेकर आए थे। माँ बोली थी, कल अंजू फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबरा जाती हूँ। कौन से अस्पताल में दाखिल कराऊं, समझ नहीं आता। तो इसमें घबराने की क्या बात है माँ, भेज दो उसके मायके। बड़े चालाक बनते हैं वे, अपनी बीमार बेटी तुम्हारे मत्थे मड़ गए। उन्होंने तो हवाई जहाज की टिकटें भी भेजी हैं, पर अंजू खुद नहीं जा रही है। और सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है उसमें। इतनी प्यारी है वो तो ठीक है, करती रहो सेवा उसकी। और फिर एक बार भी पलटकर उसका हाल नहीं पूछा था मैंने। वैसे भी इधर व्यवसाय के सिलसिले में अश्विनी काफी परेशान थे। कई जगह माल भेजकर पैसों की वसूली नहीं हो पा रही थी। एक दिन शाम को बहुत झल्लाए हुए मेरे ऊपर, रीना क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी भाभी अस्पताल में है? तो इसमें नया क्या है? क्या औपचारिकतावश उनका हाल नहीं पूछना चाहिए तुम्हें? अब वे घर आ गई हैं, चलो मिलकर आते हैं। बीमार मनुष्य से अगर दो शब्द भी सहानुभूति के बोलो तो दुख बढ़ जाता है। बेमन से मैं तैयार होकर चल पड़ी थी। एक पल के लिए उनका पीला चेहरा देखकर तरस भी आया, पर ना जाने दूसरे ही पल वो घृणा में क्यों बदल गया था। मैं माँ से बतियाती रही। माँ लगातार अंजू का ध्यान रख रही थी और मैं कुढ़ रही थी। वातावरण को सामान्य बनाने के लिए माँ बोली थी, रीना अंजू का गाना सुनोगी? मैंने बेमन से हाँ कहा। अंजू के प्रति छिपा तिरस्कार माँ बखूबी पहचानती थी और तभी अंजू का गाना सुना। इतना मीठा स्वर मैंने पहली बार सुना था। उन्होंने उसके कपड़े बदलवाए, उसकी उंगलियां फिर मुड़ गई थी। वो हमारे जाने से बहुत खुश थी। जितना मेरे पास आने का प्रयत्न करती, मैं उसे मुंह पर ताड़ना देती। हाथों से दवा और जूस पिलाते देखा था मैंने, पर ना जाने क्यों मेरे हृदय की वितृष्णा स्नेह में नहीं बदल पा रही थी। अश्विनी कई बार समझाते पर मेरा दिल ना पसीजता, पर बार बार अंजू का जिक्र होता और मैं उसे और तिरस्कृत करती। अब तो मैंने वहां जाना भी छोड़ दिया था। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि आज अंजू माँ की सेवा कर रही थी। अब उसने घर भली प्रकार संभाल लिया है। कभी उसकी बीमारी की खबर भी सुनती, पर एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल भी देती। एक दिन बाबूजी का फोन आया था। घबराहट से पूछ रहे थे, अश्विनी कहाँ है? वे तो अभी आए नहीं। क्यों, क्या बात है? क्या आज आपकी बहू फिर बीमार हो गई? मेरे स्वर की कड़वाहट छिपी न थी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, फोन का चोगा रख दिया था। तभी अश्विनी का क्रूर स्वर सुनाई पड़ा था, हद होती है शुष्क व्यवहार की। एक व्यक्ति जीवन मरण के बीच झूल रहा है और तुम्हारे विचार इतने ऊंचे हैं कि तुम उनका मुख भी नहीं देखना चाहती। मनुष्य को मानवता के प्रति तो प्रतिबद्ध होनी ही चाहिए। रीना कम से कम इंसानियत के नाते ही माँ का हाल पूछ लेती। क्या हुआ माँ को? पिछले कई दिन से वे डायलिसिस पर हैं। डॉक्टर ने गुर्दे का ऑपरेशन बताया है। वे कपड़े बदल कर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल। तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं कि माँ बीमार है? इसलिए कि तुम्हारे जैसी पाषाण हृदय नारी कभी पसीज नहीं सकती। जीवन मरण के बीच झूलती तुम्हारी माँ को गुर्दे की आवश्यकता है। तुम्हारे जैसी मंद बुद्धि स्त्री को इन बातों से क्या सरोकार? मैं भी साथ जाने को तैयार हो गई थी। कितना गिरा हुआ महसूस कर रही थी मैं खुद को। अगर माँ को कुछ हो गया तो बूढ़ा जर्जर शरीर एक अनजान की सेवा करता रहा, उसे अपनाता रहा और मैं उसकी कोख जाई उसकी अवहेलना ही तो करती रही। आज अपने शरीर का एक अंग देकर माँ की जान बचा लूं तो धन्य समझ सकूं खुद को। गाड़ी की गति से तेज मेरे विचारों की गति थी। अस्पताल के बरामदे में भाभी, भैया व बाबूजी बदहवास से खड़े थे। अंजू फूट फूट कर रो रही थी। दीदी मेरा परीक्षण करवाइए, मैं गुर्दा दूंगी माँ को। मैंने मन में सोचा,
ढोंगी स्त्री ये माँ की जान बचाएगी। वो सुखी संसार इसी के कारण तो नरक बना था। डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद मेरा व अंजू का परीक्षण किया गया। हम दोनों ही गुर्दे को दे सकते थे, पर अंजू जिद पर अड़ी थी। बोली, मेरे जीवन का मूल्य ही क्या है, मैंने इस परिवार को दिया ही क्या है। अगर रीना को कुछ हो गया तो उसकी बिटिया को कौन पालेगा। उसके तर्क के सामने हम चुप हो गए थे। भाभी व माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। ऑपरेशन का समय लंबा ही होता जा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, पर अंजू खतरे से बाहर नहीं है। हम सब सन्नाटे में आ गए थे। पहली बार मैंने भाभी के गुणों को जाना था, किस प्रकार उसने खुद को इस परिवार से बांधा। मैं ये सब अब समझ सकी थी। मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। आज तक अंजू की मौत मांगने वाली रीना उसकी दीर्घायु की कामना कर रही थी। डर सा लग रहा था कहीं उसका ये अंतिम पड़ाव ना हो। भाभी के साथ भैया व माँ बाबूजी का बंधन अटूट है। मेरा मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया था। तभी डॉक्टर ने बताया, अब अंजू खतरे से बाहर है। भागकर उसके बिस्तर तक पहुंच गई थी मैं। उसके माथे पर चुंबनों की बौछार लगा दी थी। सभी विस्फारित नेत्रों से मुझे देख रहे थे। शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पर मेरी आंखों की कोरों से निकले आंसू भाभी के आंसुओं से मिलकर ये दर्शा रहे थे मानो यथार्थ और प्रकृति का समागम हो। माँ का हाथ मेरे सिर पर था। इंतजार था कब दोनों स्वस्थ लाभ लेकर अपने घर लौटेंगी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।